हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज के इस वीडियो में हम 2021-22 के इकोनॉमिक सर्वे की बात करेंगे। बीते वर्ष में क्या कंडीशन रही इकोनॉमी की, सारे डिटेल्स देखते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद कोविड पैंडेमिक की पहले की कंडीशन में आने लगा है। 2021-22 में 9.2% के विस्तार की उम्मीद की गई है। इसमें कुल मिलाकर आर्थिक गतिविधियां पूर्व महामारी 2019-20 के स्तर से उभर चुकी हैं। महामारी के समय कृषि और संबद्ध क्षेत्र सबसे कम प्रभावित हुए थे। पिछले वर्ष जहां इनमें 3.6% की वृद्धि थी, तो इस क्षेत्र में 2021-22 में 3.9% बढ़ने की उम्मीद है। फिर उद्योग क्षेत्र जहां 7% के संकुचन में था पिछले वर्ष, वहीं 2021-22 में इसमें भी 11.8% की वृद्धि अनुमानित है। अब पैंडेमिक से सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। 2020-21 में 8.4% के संकुचन के साथ था ये, तो वहीं इस वर्ष 8.2% के वृद्धि का अनुमान है। अब 2021-22 में कुल खपत में 7% की वृद्धि होने का भी अनुमान है, जिसमें सरकारी खर्च का योगदान महत्वपूर्ण होगा। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होगी। अब देखिए कि घरेलू मांग और अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के चलते आयात भी मजबूत हुआ भारत का, और साथ ही वस्तुओं और सेवाओं दोनों के निर्यात में 2021-22 में असाधारण रूप से मजबूती आई थी। तो हर सेक्टर के बढ़ने के चलते अनुमान है कि 2022 और 23 का जीडीपी 8.0 से 8.5% तक की वृद्धि दर लेकर आएगा। अब वैश्विक महामारी के चलते भी पिछले 2 वर्षों में भारत का भुगतान संतुलन अधिशेष में या सरप्लस में ही रहा था। इससे भारतीय रिजर्व बैंक में विदेशी मुद्रा भंडार जमा होते रहा, जो 31 दिसंबर 2021 तक $634 बिलियन था। ये हमारे देश के विदेशी ऋण से भी अधिक है। अब इंडिया की जीडीपी ग्रोथ के बारे में वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि ये 8.7% के साथ 2022-23 में ग्रो करेगा, और एशियन डेवलपमेंट बैंक कहता है कि 7.5% के अनुसार ग्रोथ रहेगी 2022-23 में। इसके अलावा आईएमएफ के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में प्रोजेक्ट किया गया कि इंडिया का रियल जीडीपी ग्रोथ 2022-23 में 9% रहेगा, और आगे 2023-24 में 7.1% की वृद्धि दर्ज होगी। मतलब 2021 से 2024 तक 3 सालों में इंडिया वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होगा, ये आईएमएफ का डाटा कहता है। अब इंडियन इकोनॉमी की कंजम्पशन एस्टीमेट की बात करें तो ये 7% के साथ ग्रो करेगा। इसके अलावा ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 15% होगा, वहीं एक्सपोर्ट में 16.5% की वृद्धि होगी और इंपोर्ट में 29.4% की। अब मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात करें तो 2022-23 में हाई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तो रहेगा ही, साथ ही फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी सस्टेनेबल होगा और एक्सपोर्ट से होने वाली अर्निंग में भी वृद्धि होगी। तो ये सारी चीज़ें इकोनॉमी को स्टेबल करेगी, ताकि इंडिया आने वाले ग्लोबल चैलेंजेस के प्रति तैयार रहे। इस इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार पिछले 6 वर्षों में भारत में स्टार्टअप्स का उल्लेखनीय विकास हुआ है। जहां 2016-17 में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स थे 733, वहीं ये बढ़कर 2021-22 में 14,000 से अधिक हो गए हैं। मतलब भारत अब अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। जहां 2021 में 44 भारतीय स्टार्टअप्स ने यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किया। भारत में यूनिकॉर्न की कुल संख्या अब 83 हो गई है। इसमें से अधिकांश सेवा क्षेत्र या सर्विस सेक्टर के हैं। कृषि और उससे संबंधित उत्पाद, समुद्री और वृक्ष उत्पादों सहित इनका निर्यात अप्रैल से नवंबर 2021 के दौरान 2020 की अवधि की तुलना में 23.2% बढ़कर $31 बिलियन का हो गया है। अब पिछले वर्ष 2021-22 के दौरान केंद्र सरकार के व्यय नीति में पूंजीगत व्यय या कैपिटल एक्सपेंडिचर पर जोर दिया गया था। अब बजट 2021-22 में व्यय अनुमानों को बढ़ाया भी गया है और उत्पादक पूंजीगत व्यय की ओर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। 2024-25 तक $5 ट्रिलियन की जीडीपी बनने के लिए भारत को बुनियादी ढांचे या इंफ्रास्ट्रक्चर में $1.4 ट्रिलियन खर्च करने की आवश्यकता होगी। वित्त वर्ष 2008 से 2017 के दौरान भारत ने बुनियादी ढांचे पर लगभग $1.1 ट्रिलियन का निवेश किया है। अब देखिए, ये जो बुनियादी ढांचा है ना, वित्त वर्ष 2020 से 2025 के दौरान इसमें 24% ऊर्जा में, 19% सड़क में, शहर में 16%, रेलवे में 13%, इन सब अलग अलग क्षेत्रों में अनुमानित पूंजीगत व्यय का लगभग 70% हिस्सा शामिल किया गया है। मतलब इन सेक्टर्स में बुनियादी ढांचे के लिए 70% हिस्सा खर्च किया जाएगा। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा है ऊर्जा का 24%।
अब 2021-22 के बजट अनुमान में 9.6% की अनुमानित वृद्धि के मुकाबले अप्रैल से नवंबर 2021 के दौरान केंद्र सरकार के राजस्व प्राप्तियों में 67.2% की वृद्धि दर्ज की गई है। इन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के अलावा अन्य कुछ बातें देख लेते हैं। तो कोविड-19 की फर्स्ट वेव के तुलना में सेकेंड वेव ने इकोनॉमी को ज़्यादा प्रभावित नहीं किया। इसका कारण यह है कि गवर्नमेंट के द्वारा सोसाइटी के वल्नरेबल सेक्शन तथा बिजनेस सेक्टर को सेफ्टी नेट प्रोवाइड किया गया था। गवर्नमेंट ने अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया था और सप्लाई साइड रिफॉर्म भी देखने मिला था, जिससे लॉन्ग टर्म एक्सपेंशन भी देखने मिल सकता है इकोनॉमी में। देखिए, विभिन्न क्षेत्र में गवर्नमेंट का रिस्पांस बहुत फ्लेक्सिबल और मल्टी लेयर्ड रहा है। ये एक तरह से एजाइल फ्रेमवर्क पर आधारित रहा है। एजाइल फ्रेमवर्क मतलब जहां पर फीडबैक लूप का यूज किया जाता है ताकि फीडबैक के माध्यम से हम इकोनॉमी को और अच्छे से जान सके और उसमें रिफॉर्म ला सके। इस फीडबैक में 80 हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर इंक्लूड होते हैं। आगे फिस्कल डेवलपमेंट की बात करें तो सेंट्रल का रेवेन्यू रिसीट राजस्व प्राप्तियां 67.2% तक रही है, लेकिन गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही थी 9.6% का रेवेन्यू रिसीट, लेकिन ये बजट एस्टिमेट से बहुत ज्यादा रहा। फिर ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में भी 50% से ज्यादा ग्रोथ देखने मिली है। और इसके अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर देख चुके हैं हम, जहां 13.5% के व्यय में इजाफा देखा गया है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटेंसिव सेक्टर पर ज्यादा फोकस करता है। आगे बात करें एक्सटर्नल सेक्टर की, तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों बढ़े हैं। इसमें सर्विस सेक्टर में भी रिसीट और पेमेंट भी बढ़ा है, लेकिन टूरिज्म में कम रेवेन्यू देखने मिला है। देखिए, नेट कैपिटल फ्लो भी बढ़ता हुआ देखने मिला है। इसके कारण ये है कि भारत में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, नेट एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोविंग भी बढ़ी है और हायर बैंकिंग कैपिटल भी रहा तथा एडिशनल स्पेसिफिक ड्राइंग राइट्स भी एलोकेट किए गए भारत को। इसीलिए नेट कैपिटल $60.56 बिलियन ज्यादा रहा। हाँ, लेकिन इसके साथ भी एक्सटर्नल डेट इंडिया का बढ़ा है, जो $593.1 बिलियन के साथ है। इसमें IMF का HDR और हाई कॉमर्शियल बोरोविंग भी शामिल है। हम देख ही चुके हैं कि इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व भी बढ़ा है, लगभग $634 बिलियन के आसपास पहुंच चुके हैं हम। इसी के चलते भारत अब 4th लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व वाली इकोनॉमी है। चाइना, जापान, स्विट्जरलैंड के बाद अब इंडिया का नंबर आता है। आगे बात करते हैं मॉनेटरी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन की। तो इंडिया में लिक्विडिटी सरप्लस में रही है। रेपो रेट 4% के आसपास मेंटेन किया गया है। RBI के साथ गवर्नमेंट ने बहुत से वेरियस मेजर्स लिए हैं, जैसे GSEC एक्विजिशन प्रोग्राम शुरू किया है, फिर स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन चलाए हैं, जिससे लिक्विडिटी इंप्रूव हुई है। इसके अलावा बैंक क्रेडिट में भी ग्रोथ देखने मिली है, जहां ये अप्रैल में 5.3% था, वहीं दिसंबर में 9.2% देखने मिला है। फिर शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक का ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एडवांसेस रेशियो भी कम हुआ है, जो 2017-18 में 11.2% था, वही 2021 में 6.9% रह गया। बात करें नेट नॉन परफॉर्मिंग एडवांसेस रेशियो की, तो ये 6% से घटकर 2.2% रह गया है। आगे कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो में इंक्रीज देखने मिला है। 2013-14 में ये 13% था, वहीं सितंबर 2020 तक 16.54% है। फिर पब्लिक सेक्टर बैंक में रिटर्न ऑन एसेट और रिटर्न ऑन इक्विटी भी पॉजिटिव रहा। शेयर मार्केट की बात करें तो 75 इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या IPO में अप्रैल से नवंबर के बीच 89,066 करोड़ रुपए कमाए गए हैं। सेंसेक्स और निफ्टी ने भी अक्टूबर 2021 में अपने पीक को टच किया। आगे बात करें प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन की, तो CPI कंबाइंड इन्फ्लेशन 5.2% रहा, जो 2020-21 में 6.6% था। बात करें रिटेल इन्फ्लेशन की, तो फूड में इन्फ्लेशन कम देखने मिला है, जो लगभग 2.9% का रहा है, जो पिछले साल 2020-21 में 9.1% का था। इन्फ्लेशन कम रहने का कारण इफेक्टिव सप्लाई मैनेजमेंट रहा। फिर प्रोएक्टिव मेजर्स के कारण पल्सेस और एडिबल ऑयल्स के प्राइस में भी कमी देखने मिली। इसके अलावा सेंट्रल एक्साइज और वैल्यू एडेड टैक्स को भी कम किया गया, जिसके कारण पेट्रोल और डीजल के प्राइस कम हुए थोड़े। हाँ, लेकिन अब होलसेल इन्फ्लेशन बढ़ा है। होलसेल प्राइस इंडेक्स के अनुसार इन्फ्लेशन 12.5% तक बढ़ गया था अप्रैल से दिसंबर के मध्य। इसका रीज़न है कि बेस ईयर में प्राइसेस बहुत कम थे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी बढ़ी हैं अभी, फिर फ्रेगेट कॉस्ट भी हाई रही क्योंकि पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन महंगा हुआ। आगे बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के बारे में, तो इंडिया का ओवरऑल स्कोर नीति आयोग SDG इंडिया इंडेक्स के अनुसार इंप्रूव हुआ है, जो 2020-21 में 66 रहा। इससे पहले 19-20 में 60 था और 18-19 में 57 था। इस इंडेक्स के फ्रंट रनर स्टेट्स में जहां संख्या पहले 10 थी, वो इस साल 22 हो गई है, जिनका स्कोर 66 से 99 के बीच है।
फॉरेस्ट कवर देखें तो इंडिया का 10वां स्थान है पूरे वर्ल्ड के फॉरेस्ट कवर एरिया में। इसके अलावा ग्लोबली इंक्रीज कितना हुआ है फॉरेस्ट कवर में, 2010 से 20 तक सर्वाधिक फॉरेस्ट इंक्रीज में इंडिया तीसरे स्थान पर रहा। अब इंडिया का फॉरेस्ट कवर 24% के आसपास है, जो पूरे वर्ल्ड का 2% फॉरेस्ट एरिया कवर करता है। फिर 2021 में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2021 आया, जिसमें 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने की बात कही गई थी। फिर ड्राफ्ट रेगुलेशन भी लाया गया, जिसमें एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई। फिर ग्लासगो में हुए COP26 में 2023 तक हमने एमिशन को कम करने की बात कही है। इसके लिए इंडिया ने वन वर्ड मूवमेंट शुरू किया है, जिसे नाम दिया है लाइफ। लाइफ का मतलब है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, जिसमें रिसोर्सेज के सस्टेनेबल यूज की बात की गई है। अब आगे एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो एग्रीकल्चर में जीडीपी ग्रोथ 3.9% देखी गई। बात करें जीवीए या ग्रॉस वैल्यू एडेड की, तो 2021-22 में ये 18.8% देखा गया। फिर एमएसपी या मिनिमम सपोर्ट प्राइस में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट किया गया। इसके अलावा क्रॉप प्रोडक्शन से नेट रिसीट में इंक्रीज 22.6% रहा। इसके अलावा एलाइड सेक्टर्स मतलब एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिशरीज आदि में भी ओवरऑल ग्रोथ देखने मिली है। इसके अलावा लाइवस्टॉक सेक्टर में भी ग्रोथ देखने मिली है, जो कि एग्रीकल्चर हाउस होल्ड को 15% इनकम कंट्रीब्यूट करता है। फिर इंडिया ने फूड प्रोसेसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन आदि पर भी फोकस किया है। फिर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इंडिया वर्ल्ड लार्जेस्ट फूड मैनेजमेंट प्रोग्राम चला रहा है, और इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना भी चलाई गई है। आगे बात करें इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 17.4% का ग्रोथ देखने मिला है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी 5 टाइम्स इंक्रीज देखने मिला है 2014 के कंपैरिजन में। अब यह इन्वेस्टमेंट 2 लाख करोड़ के आसपास हो गया है। अब रोड कंस्ट्रक्शन की बात करें तो प्रतिदिन 36.5 किलोमीटर रोड बनाई गई हैं। फिर नेट प्रॉफिट टू सेल रेशियो में लार्ज कॉर्पोरेट्स ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, 10.6% का हाई परफॉर्मेंस है इनका। फिर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के चलते इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल एनवायरनमेंट, डिजिटल एनवायरनमेंट आदि को बूस्ट मिला है, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट में भी कमी आई है, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ा है। बात करें सर्विस सेक्टर की, तो जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडिशन में प्री पैंडेमिक लेवल को प्राप्त कर लिया है हमने। हाँ, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट इंसेंटिव सेक्टर जैसे ट्रेड और ट्रांसपोर्ट आदि में ग्रोथ देखने नहीं मिला है जीवीए में। तो ओवरऑल सर्विस सेक्टर का जीवीए एक्सपेक्टेड ग्रोथ है 8.2%। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो पैंडेमिक के चलते रेल फ्रिगेट, एयर फ्रिगेट, पोर्ट ट्रैफिक इन सभी ने प्री पैंडेमिक लेवल को प्राप्त कर लिया है, लेकिन डोमेस्टिक एयर, रेल पैसेंजर आदि में अब धीरे धीरे इंक्रीज आ रहा है। फिर आगे सर्विस सेक्टर ने $16.7 बिलियन की एफडीआई रिसीव की है, जो टोटल एफडीआई का 54% है। फिर वेरियस गवर्नमेंट रिफॉर्म देखने मिले हैं, जिसके चलते स्पेस सेक्टर में भी प्राइवेट प्लेयर्स को मौका देना प्रारंभ कर दिया गया है। फिर आगे इंडिया का सर्विस एक्सपोर्ट 21.6% के लेवल से ग्रो कर रहा है। फिर इंडिया यूएसए और चाइना के बाद तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनकर उभरा है। तो 14,000 स्टार्टअप शुरू हुए हैं, ये हम पहले ही देख चुके हैं। आगे बात करते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो कोविड-19 के वैक्सीन के 157 करोड़ डोज लग चुके हैं। फिर एम्प्लॉयमेंट की रिकवरी ऑलमोस्ट प्री पैंडेमिक लेवल तक पहुंच चुकी है अर्बन एरियाज में। इकोनॉमी भी अब रिवाइव कर रही है। फिर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के ही तरफ से हेल्थ, एजुकेशन और अदर सेक्टर्स में भी एक्सपेंडिचर बढ़ा है। फिर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार टोटल फर्टिलिटी रेट 2.2 से घटकर 2019 से 21 के मध्य सिर्फ 2 रह गया है। साथ ही इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट में भी कमी आई है, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल बर्थ अब बढ़ने लगा है। आगे जल जीवन मिशन के तहत 83 डिस्ट्रिक्ट इस योजना से जुड़ गए हैं। फिर मनरेगा के अंतर्गत फंड एलोकेशन बढ़ा दिया गया है। तो ये सारी बातें थी हमारे 2022 के इकोनॉमिक सर्वे के बारे में। आज का लेक्चर बस इतना ही। इन्फॉर्मेशन फैक्चुअल भी थी और इम्पॉर्टेंट भी, तो वीडियो को लाइक करना बनता है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। पहली बार चैनल पर आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, अभी बहुत कुछ आना बाकी है। अगले लेक्चर में बजट को डिस्कस करेंगे। अभी के लिए चलता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।